हेलो एवरीवन। सो आज का जो लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये लास्ट लेक्चर होगा तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो कि एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस है। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये देखे थे किस तरह इंग्लिश, डच, पोर्चुगीज, डेनिस ये लोग को एलिमिनेट करके इंग्लिश बचे हुए थे, और जो उनका नेक्स्ट राइवल यूरोपियन कंट्री था इंडिया में वो था फ्रेंच। तो आज के लेक्चर में हम लोग डील करेंगे फ्रेंच के साथ। तो लेट्स सी हियर कि किस तरह फ्रेंच अपना फाउंडेशन इंडिया में बनाता है और लास्ट में किस तरह एलिमिनेट हो जाता है, लिविंग इंग्लिश टू रूल इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग किस तरह फ्रेंच सेंटर्स का फाउंडेशन बनता है इंडिया में। तो वी ऑल नो कि फ्रेंच जो है दिस वेयर द लास्ट यूरोपियन कंट्रीज टू कम टू इंडिया। ये सबसे अंतिम यूरोपियन देश था जो कि भारत आया था फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ट्रेड के लिए। हमने देखा था पोर्चुगीज, फिर देखा था हमने डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स और अब फ्रेंच। तो फ्रेंच वे द लास्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो इस वक्त फ्रांस में किंग लुइस 14 होते हैं। उनका एक मिनिस्टर होता है, उनका नाम होता है कोलबर्ट। तो लुइस 14 काफी इंटरेस्टेड थे कोलबर्ट के आइडिया में। तो कोलबर्ट चाहता था कि एक फाउंडेशन क्रिएट किया जाए एक कंपनी का, जिसका नाम हो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 1664 में क्रिएट हो जाता है, और इस कंपनी में खुद किंग लुइस 14 का इंटरेस्ट था और उनका भी शेयर्स था इस कंपनी में। इनिशियली कंपनी को ग्रांट किया जाता है 50 ईयर का मोनोपोली फ्रेंच ट्रेड पे इंडिया में एंड पैसिफिक ओशन में बाय द किंग। एक्चुअली कंपनी पहले स्टैब्लिश करती है अपना टेरिटरीज मडागास्कर में, जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, लेकिन वहां पे अपने ट्रेड एंड अपने कॉलोनीज को रिवाइव नहीं कर पाती है। फिर वहां से मूव कर जाती है ये कंपनी टुवर्ड्स इंडिया। इन 1667 फ्रैंकोइस कैरोन ये आते हैं इंडिया की ओर अपने एक्सपेडिशन को लेके, और पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं कहाँ? सूरत में। फिर 2 साल बाद 1669 में मरकारा एक व्यक्ति होता है जो कि फ्रैंकोइस कैरोन के साथ ही आया होता है 1667 में। वो स्टैब्लिश करता है सेकेंड फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम में। आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम गोलकोंडा से परमिशन लेके सेकेंड फैक्ट्री भी मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश करता है मरकारा, जो कि कैरोन के साथ आया हुआ होता है 1667 में ही। इन 1673 शाइस्ता खान ये मुगल गवर्नर होता है बंगाल का, ये परमिशन दे देते हैं फ्रेंच को कि हाँ आप भी एक टाउनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो। चंदर नागर नाम का जगह है कलकत्ता में, वहां। तो इस तरह कुछ फाउंडेशन बन जाता है फ्रेंच सेंटर्स का इंडिया में। बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंच सेंटर जो होता है फ्रेंच का पावर का इंडिया में, वो होता है पौंडीचेरी। ये बनता है नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। सो इन 1673 शेर खान लोदी ये गवर्नर होता है वलीकोंडापुरम नामक जगह का, जो कि बीजापुर सुल्तान के अंडर रहता है। सो इसने ग्रांट कर देता है फ्रैंकोइस मार्टिन को एक साइट ऑफ सेटलमेंट ग्रांट कर देता है फ्रैंकोइस मार्टिन को शेर खान लोदी। इन 1674 पौंडीचेरी वाज फाउंडेड एट दिस साइट, और यही वलीकोंडापुरम में पौंडीचेरी का नामकरण होता है और इस जगह को खोजा जाता है। उसी साल
फ्रैंकोइस मार्टिन जो था वो कैरन को रिप्लेस करके फ्रेंच गवर्नर बन जाता है इंडिया। एंड हियर द फ्रेंच कंपनी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री इन माहे। यहाँ पे तो हो गया, पौंडीचेरी वाला सेटलमेंट ये लोग बना लेते हैं तुम्हारा। उसके बाद माहे में, कराईकाल, बालासोर एंड कासिम बाजार। कासिम बाजार तुम्हारा बंगाल में, कलकत्ता, ये सब जगह पे भी तुम्हारा फ्रेंच जो है स्टैब्लिश करते हैं अपना फैक्ट्री। फ्रैंकोइस मार्टिन जो कि अब गवर्नर था, इसने पौंडीचेरी को एज ए प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ फ्रेंच पावर बना देते हैं इंडिया में। अब देखते हैं ये सब सेटलमेंट्स के बाद और कंपनी डेवलप करने के बाद कुछ सेटबैक्स भी था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो लेट्स सी कि अर्ली सेटबैक्स क्या क्या थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1693 में डच जो है वो पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश और डच मिल जाते हैं और पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं 1693 में। बट 1697 में एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ राइसविक। ट्रीटी ऑफ राइसविक, इस ट्रीटी के कारण जो पौंडीचेरी है वो वापस रिस्टोर कर दिया जाता है फ्रेंच को, कि अब वापस तुम ले लो। और उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि पौंडीचेरी फिर से एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ फ्लरिश करने लगता है अंडर फ्रैंकोइस मार्टिन। 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी में एक वॉर ऑफ स्पेनिश होता है, स्पेन का वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन की, स्पेन की गड्डी पे कौन आएगा, ये यूरोप में होता है। इसके कारण फ्रेंच हैड टू अबैंडन देयर फैक्ट्रीज एट सूरत। इसमें जो भी रिजल्ट होता है इस वॉर का, उसके बाद जो ट्रीटीज एंड ऑल ये सब होता है यूरोप में, उसके कारण फ्रेंच को क्या हुआ, इंडिया में जो फैक्ट्रीज था उसका सूरत, मसूलीपट्टनम, पतनाम, ये सब जगह को अबैंडन करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है अपना सेंटर्स को। ये तो पहला सेटबैक यहाँ पे मिलता है स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन में। दूसरा सेटबैक तब होता है कि फ्रैंकोइस मार्टिन का डेथ हो जाता है 1706 में। तो कोई रिवाइवल के लिए वैसा इंसान रहता ही नहीं है कि जो रिवाइव कर सके कंपनी को और सेंटर्स को फिर से एस्टेब्लिश कर सके। अब जो था कंपनी का हालत खराब था और कंपनी को रीस्ट्रक्चर और रीऑर्गेनाइज करने का टाइम था। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंच कंपनी, फिर से ऑर्गेनाइज किया जाता है कंपनी को। इन 1720 फ्रेंच कंपनी वाज रीऑर्गेनाइज्ड और इसे बना दिया गया था परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज, ये बना दिया। और इसे फर्दर एनहांस किया जाता है दो गवर्नर्स के द्वारा, लिनियर एंड ड्यूमास। अराउंड 1720 एंड 1742 के बीच में वापस रिवाइवल होता है। प्लस फ्रेंच जो इंडिया में थे ये अकेले ही यहाँ पे नहीं थे, मतलब इंडिया में फ्रेंच है तो कुछ दूर पे जो इस साइड अफ्रीका वाला है, इंडियन ओशन, यहाँ पे दिखेगा मॉरिशस नाम का जगह, ये भी जो था फ्रेंच पोजेशन था, इस पे भी फ्रेंच लोग अधिकार किए हुए थे मॉरिशस पे। तो दे वर बैक्ड बाय दिस फ्रेंच पोजेशन ऑफ मॉरिशस। और यहीं पर कुछ आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं रीयूनियन आइलैंड्स इंडियन ओशन में। तो ये लोग हेल्प किया करते थे फ्रेंच पोजेशन ऑफ इंडिया में। बट यहाँ पे देखा जाता है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो राइवलरी होता है वो कैसे कैसे टेकअप होता है और लास्ट में केवल इंग्लिश बचते हैं। सो दिस इज फेमसली नोन एज कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स, देखते हैं कार्नेटिक क्या है और क्यों होता है, ये राइवलरी क्या चल रहा होता है वर्ल्ड में और इंडिया में, थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। ये जो कार्नेटिक वॉर्स है दैट इज नॉट ए सिंगल वॉर, बट ये जो है सीरीज ऑफ 3 वॉर्स है, 3 लड़ाई लड़ा गया था, फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश कंपनीज अराउंड स्टेट ऑफ कार्नेटिक। अभी अगर पेनिनसुलर इंडिया हम लोग देखें, यहाँ पे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका एंड आंध्रा। तो ये जो कर्नाटका, आंध्रा, थोड़ा सा तमिल रीजन को ले लोगे तो यहाँ पे एक स्टेट था, इसका नाम था कार्नेटिक।
तो यहाँ पे जो लड़ाई हुआ है तीनों कार्नेटिक वॉर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन एंड अराउंड कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कार्नेटिक स्टेट जो है, रीजन जो है, ये इन्वॉल्व था. So the French and English companies around state of Carnatic fought these three wars. Anglo-French rivalry started with outbreak of Austrian War of Succession. ऑस्ट्रिया नाम का देश में सक्सेशन, कौन अब सक्सीड करेगा थ्रोन को, कौन बनेगा नेक्स्ट राजा ऑस्ट्रिया का, उसको लेके काफी झंझट हो रहा था, जिसके कारण वॉर लड़ा जा रहा था यूरोप में. ये वॉर खत्म होता है विद द कंक्लूजन ऑफ 7 इयर्स वॉर. एक और वॉर होता है जो कि 7 साल तक चलता है ये वॉर, उसको 7 इयर्स वॉर बोलते हैं. उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन. इन इंडिया दिस राइवलरी केम इन फॉर्म ऑफ थ्री कार्नेटिक. अब यहाँ पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में यूरोप में लड़ रहे थे तुम्हारा इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच चल रहा था यूरोप में. तो अब ये दोनों का प्रेजेंस तो इंडिया में भी है. अगर इंडिया में प्रेजेंस है तो इनका जो राइवलरी है ये चल रहा था इन फॉर्म ऑफ थ्री कार्नेटिक वॉर्स. यूरोप में एज ए 7 ईयर वॉर, इंडिया में एज ए थ्री कार्नेटिक वॉर चलता है, जो कि डिसाइड कर देता है इंडिया में ये थ्री कार्नेटिक वॉर्स कि इंग्लिश जो है वही रूल बनेगा मास्टर ऑफ इंडिया एंड नॉट द फ्रेंच. थ्री कार्नेटिक वॉर का यही कंक्लूजन निकलता है कि इंग्लिश एंड नॉट द फ्रेंच वेयर टू बिकम द मास्टर्स ऑफ इंडिया. अब जो कार्नेटिक स्टेट था उसका कैपिटल जो था वो था आरकोट नाम का जगह. आरकोट नाम का जगह था, कैपिटल था किसका, कार्नेटिक. जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, डेथ ऑफ औरंगजेब, तो जो निजाम थे, निजाम उल मुल्क, जो कि तुम्हारा हैदराबाद साइड आ गए थे और फाउंड करते हैं स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724. ये मेडाइवल में मैंने बताया है. और इधर आके डिक्लेयर कर देते हैं अपना अधिकार 6 प्रोविंसेस के ऊपर. साउथ में आते हैं, हैदराबाद स्टेट फाउंड करते हैं और बोलते हैं मेरा अधिकार 6 राज्यों पर है इंक्लूडिंग कार्नेटिक, यानी कार्नेटिक पे भी उनका राज है. और इस तरह क्लेम करने के बाद निजाम जो है सदातुल्ला खान नामक व्यक्ति को कार्नेटिक का गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं. बट इस वक्त एक और स्टेट होता है जो कि काफी पावरफुल होता है, वो है मराठास, द माइटी मराठास. इन 1728 बाजीराव जो कि एक मराठा थे, उनका बैटल होता है निजाम के साथ और इस बैटल में निजाम हार जाते हैं. बैटल में हारने के बाद निजाम बहुत वीक हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं और जो 6 प्रोविंसेस पे अपना अधिकार जमा रहे होते हैं वो भी कमजोर पड़ जाता है उनका अधिकार. तो जो सदातुल्ला खान जो गवर्नर था, जो कि अपॉइंट किया गया था बाय निजाम ही कार्नेटिक के लिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है. क्यों? क्योंकि निजाम कमजोर है. और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए वो खुद को घोषित कर देता है इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ कार्नेटिक इन 1729. अब गवर्नर से वो नवाब बन गया सदातुल्ला खान कार्नेटिक का. क्यों? क्योंकि निजाम कमजोर हो चुका था. By 1732 सदातुल्ला खान डाइड. 1732 में सदातुल्ला खान का मृत्यु हो जाता है. उसका बेटा दोस्त अली, सदातुल्ला खान का बेटा दोस्त अली नया नवाब ऑफ कार्नेटिक बनता है. न्यू नवाब ऑफ कार्नेटिक बनता है. सो हियर दोस्त अली गॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास. पहले तो निजाम फंसा मराठा के चक्कर में, अब सदातुल्ला खान का बेटा दोस्त अली फंस गया मराठा के साथ और मराठास उनको ऑब्वियसली मार देते हैं. 1741 में दोस्त अली भी मर जाता. एक सन इन लॉ होता है दोस्त अली का, उसको मराठा कैप्चर करके जेल में बंद कर देते. अब कार्नेटिक कमजोर हो गया तो अब निजाम को एक अपॉर्चुनिटी वापस से मिल जाता है कि अब जो है सीट ऑफ नवाब ऑफ कार्नेटिक खाली है और इसके ऊपर उसका अधिकार है. तो अब जब कार्नेटिक कमजोर हो चुका था तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए निजाम ने
अपॉइंट किया अनवरुद्दीन खान को एज द न्यू नवाब ऑफ कर्नाटक। एज द न्यू नवाब ऑफ कर्नाटक कौन बन गया तुम्हारा? अनवरुद्दीन खान। और अनवरुद्दीन खान का बेटा जो था वो था मोहम्मद अली खान वलाजा। नाम याद रखना, ये आगे फिगर में आएगा। अभी बस इतना जान लो, ये अनवरुद्दीन खान का बेटा था। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बैकग्राउंड था क्या चल रहा था। आगे देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो कि 1740 से 1748 के बीच में लड़ा गया, ये क्यों होता है और क्या क्या होता है। सो अगर इमीडिएट रीजन का बात किया जाए फॉर द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेम था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। एक्चुअली किंग जोसेफ सिक्स मर चुके थे 1740 में ऑस्ट्रिया, और उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी एक बेटी थी मारिया थेरेसास। और वो मरने से पहले बोल गए थे कि मारिया थेरेसा जो है वही बनेगी ऑस्ट्रिया की रानी। बट जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो रेडी नहीं थे किसी लड़की को गद्दी पे या फिर एम्प्रेस बनने के फेवर में। तो इसके अपोज में, मारिया थेरेसा के अपोज में कुछ कंट्री खड़ी हो जाती है और बोलती कि नहीं, हम इनको नहीं बनने देंगे रानी, जैसे कि फ्रांस, पोर्चुगल, डेनमार्क। जब ये तीनों साइड, फ्रांस, पोर्चुगल, डेनमार्क एंड अदर कंट्रीज अगेंस्ट हो जाते हैं मारिया थेरेसा के, तो ऑब्वियसली फ्रांस और ब्रिटेन में तो कट्टरपंथी है ही, चल ही रहा है एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा। तो उसको सपोर्ट देने के लिए आगे आ जाता है ब्रिटेन, उसके साथ रशिया एंड सर्डिनिया। ये थ्री कंट्रीज आ जाती हैं कि मारिया थ्रेसा को ही बनना चाहिए एम्प्रेस। और इस वक्त जब ये सब चल रहा होता है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन और ये सब 1740 में कहानी चल रहा होता है, उस समय फ्रेंच गवर्नर टू इंडिया होते हैं लॉर्ड ड्यूप्लेक्स। लॉर्ड ड्यूप्लेक्स, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन 1746 में इंग्लिश नेवी, इंग्लिश का जो नेवी था अंडर बार्नेट, बार्नेट जो कमांडर था इंग्लिश नेवी का, वो कुछ फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लेता है, सीज कर लेता है। तो फिर अब एक मौका मिल जाता है फ्रांस को रिटेलिएट करने का। एंड इन रिटेलिएशन ड्यूप्लेक्स जो है उसको पता था कि वो अकेले नहीं लड़ पाएगा इंग्लिश नेवी से, क्योंकि इंग्लिश नेवी काफी मजबूत रहती है इस वक्त देन फ्रांस। तो ड्यूप्लेक्स चला जाता है मॉरिशस के गवर्नर से हेल्प मांगने, एडमायरल ला बोर्दोनियास, बोर्दोनियास, जो कि मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर रहते हैं। ये भाई साहब आते हैं इंडिया और इंग्लिश को डिफीट कर देते हैं। डिफीट करने के बाद अपना शिप तो छुड़ाते ही, प्लस ही आल्सो कैप्चर्ड मद्रास। याद करो मद्रास में बताया था इंग्लिश का गढ़ था, वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज था। सो मद्रास में हरा के इंग्लिश को फोर्ट सेंट जॉर्ज का चार्ज अपने हाथ में ले लेते, और जितने भी इंग्लिश ऑफिशियल्स थे इस फोर्ट में उन्हें जेल में बंद कर लेते। और उन्हीं में से एक ऑफिशियल का नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो जेल में बंद हो जाता है। बट क्लाइव को कहा जाता है ये बहुत कनिंग पर्सन था, क्लाइव बहुत चालाक था। ही वॉज क्लेवर लाइक ए फॉक्स। तो यहाँ पे क्लाइव जो है ये ऑफर देता है ला बोर्दोनियास को पैसा का लालच, और डिमांड करता है कि मैं आपको पैसा दूंगा और इसके बदले आप मद्रास भी फ्री कर दो और इंग्लिश हमें भी जेल से निकाल दो। एंड क्लाइव वाज सक्सेसफुल इन दिस। ला बोर्दोनियास पैसा लेके चला जाता है और मद्रास और इंग्लिश छोड़ देता है। बट ड्यूप्लेक्स वाज ए ग्रेट कमांडर, और ड्यूप्लेक्स जो है मद्रास और इंग्लिश को फिर से कैप्चर कर लेता है, रिकैप्चर्ड मद्रास एंड इंग्लिश अगेन। बट जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है ये इस चीज के लिए ज्यादा नहीं जाना जाता जितना कि वो बैटल ऑफ सेंट थोम के लिए जाना जाता। सो द बैटल ऑफ सेंट थोम वाज आल्सो फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड द इंग्लिश। एक जगह का नाम है अड्यार, मद्रास में, तमिलनाडु में।
वहीं पे। So it was fought between French forces and the forces of Anwaruddin. Actually ये जो अनवरुद्दीन था तुम्हारा, जो कर्नाटक का था गवर्नर, नवाब ऑफ कर्नाटक, एक्चुअली इंग्लिश इसको अपील किए थे कि हमें मदद करो यहाँ पे फ्रेंच से लड़ने के लिए। तो ऑब्वियसली फ्रेंच का दुश्मन कौन हो गया? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन हो गया, ठीक है। So French army led by Captain Paradis with only 930 forces. फ्रेंच का आर्मी लीड कौन कर रहा था? कैप्टन पैराडाइज, जिसमें 930 फोर्सेस थे इस आर्मी में, जिसमें 230 फ्रेंच और 700 इंडियन। और जो कार्नेटिक का फोर्स था अनवरुद्दीन का, वहां पे 10,000 फोर्स थे। एक तरफ समझ लो 1000 और एक तरफ 10,000 फोर्सेस थे। और अनवरुद्दीन का जो फोर्स है 10,000 का, ये हार जाता है इस वॉर में। मात्र 1000 लोग मिलकर 10,000 लोग को हरा देते हैं। और इससे ये पता चल जाता है कि सिर्फ एक छोटा सा डिसिप्लिन्ड आर्मी भी एक बड़े इंडियन आर्मी को हरा सकता है। इसके बाद इस चीज को देखने के बाद डुप्लेक्स डिसाइड करते हैं कि अब तो इंडियंस में उतना पावर है ही नहीं, तो इंडिया में क्यों ना स्टैब्लिश किया जाए फ्रेंच एज ए पावर इन इंडिया। यहाँ पे हम लोग को देखने मिला कि अनवरुद्दीन जो था ये लोकल रूलर था, इसे इंग्लिश का सपोर्ट था अनवरुद्दीन को, वहीं फ्रेंच दूसरे साइड थे। तो डुप्लेक्स के मन में आता है क्यों ना इन लोकल रूलर्स के बीच में जो लड़ाई चल रहा है इंटरफेयर किया जाए इन इंटरनल मैटर्स में, और एक दूसरे के रूलर्स को सपोर्ट करके यहाँ पे फ्रेंच को एज ए पावर बना दिया जाए इंडिया में, मतलब फुट डाल के रूल करने वाला हाल। सो द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड इन 1748 में खत्म हो जाता है ये वॉर, और एक ट्रीटी होता है, नाम है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ये साइन होता है। तो दोनों कंट्रीज को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि अब पीस बनाओ इंडिया में, पीस रखो इंडिया में, और जो भी टेरिटरी आप लोग कैप्चर किए हो एक दूसरे का वो वापस दे दो, और जहां पहले थे वॉर से पहले का पोजीशन वापस वहां पे चले जाओ। और फ्रेंच को इसके बदले में बोला कि आप तो जीते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो फ्रेंच इन रिटर्न गॉट लुइसबर्ग नामक जगह है अमेरिका में, ये एक्स्ट्रा जगह उन्हें मिल जाता है इस वॉर के। तो दिस वाज फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जिसमें फ्रेंच जीत जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड कार्नेटिक वॉर, जो कि फाइट हुआ था बिटवीन 1749 से 1754 के बीच में। अब क्या होता है, ऐसा अपॉर्चुनिटी लड़ने का सेकेंड वॉर ऑफ कार्नेटिक वॉर क्यों आता है? So actually this opportunity was provided by the death of निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है 1748 में, और निजाम का बेटा होता है नासिर जंग। नासिर जंग ये आता है गद्दी पे, बट नजीर जंग को अपोज करता है उसका नेफ्यू मुजफ्फर जंग, क्योंकि वो थ्रोन को क्लेम कर रहा था। क्यों क्यों क्लेम कर रहा था? क्योंकि वो बोल रहा था कि जो मुगल एम्परर है वो उसे अपॉइंट किए यहाँ का गवर्नर। हैदराबाद तो इंडिपेंडेंट स्टेट बाय निजाम उल मुल्क डिक्लेयर हो चुका था, बट मुगल्स तो उसे अभी भी अपना ही मानते थे, और मुगल एम्परर ने किसे अपॉइंट कर दिया? मुजफ्फर जंग को। बट निजाम का बेटा है नजीर जंग, तो दोनों के बीच में क्लैश होना शुरू हो जाता है। उसी वक्त मराठास जो हैं, याद करो, दोस्त अली के सन इन लॉ को कैप्चर करके ले गए होते हैं। तो वो लोग मराठास जो हैं सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली को छोड़ देते, जिनका नाम होता है चंदा साहिब। अब चंदा साहिब भी निकल गए जेल से। तो चंदा साहिब निकलते साथ किसको सबसे पहले चैलेंज करेंगे? ऑब्वियसली अनवरुद्दीन को, जिसे निजाम ने बैठाया था कि कार्नेटिक कमजोर हो गया, अब फिर से मेरा गवर्नर अनवरुद्दीन बैठेगा एज ए गवर्नर ऑफ कार्नेटिक। बट
चंदा साहिब जेल से बाहर आ चुके होते हैं और क्लेम करते हैं फॉर नवाब ऑफ कर्नाटक। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, नजीर जंग को चैलेंज करने वाला है मुजफ्फर जंग, और यहाँ पे अनवरुद्दीन को चैलेंज कर रहा है चंदा साहिब। ये सीन अभी तक बना है। अब देखो यहाँ पे रूलर्स के बीच में फूट है, वॉर ऑफ सक्सेशन यहाँ पे भी आ चुका है। तो फ्रेंच यहाँ पे क्या करते हैं, सपोर्ट कर देते हैं मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। मतलब जो अपोजिट साइड है, जो क्लेम कर रहे थे, उनको फ्रेंच सपोर्ट कर दे। जब फ्रेंच इनको सपोर्ट कर देते, ऑब्वियसली इंग्लिश अपोजिट साइड में चले जाते हैं और वो नजीर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर देते हैं इंग्लिश। तो फिर से इंग्लिश और फ्रेंच आमने सामने इंडिया में आ जाते हैं। तो जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर है द बैटल ऑफ अंबूर। 1749 में होता है, वेल्लोर नाम का जगह मद्रास में, वहीं पे लड़ा जाता है। सो एक तरफ कॉम्बाइंड आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच, ये ट्रायंगल बनता है। एक तरफ ट्रायंगल बनता है, मुजफ्फर जंग, नजीर जंग एंड द फ्रेंच, ये आते हैं। और जो फ्रेंच ये लोग तीनों मिलके हैं, ये अनवरुद्दीन को सबसे पहले हराते हैं, यानी कार्नेटिक में ये लोग लड़ते हैं। और कार्नेटिक से जो अनवरुद्दीन था यहाँ पे, जिसे निजाम ने बैठाया था एज ए गवर्नर, उसे मार देते हैं। और जो नजीर जंग था, जो कि बेटा था निजाम का, उसकी खुद की आर्मी उसे विद्रोह करके मार देती है। तो नजीर जंग भी गया, अनवरुद्दीन भी चला गया इन रेबेलियन। इसके बाद मुजफ्फर जंग बन जाता है सूबेदार ऑफ डेक्कन, उसके पास हैदराबाद वाला इलाका आ गया। चंदा साहिब के पास अपना कार्नेटिक वापस आ गया, और ड्यूप्लेक्स को खुश होकर ये लोग अपॉइंट कर देते हैं एज ए गवर्नर ऑफ ऑल मुगल टेरिटरीज साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। अब ये लोग खुश हो गए, तो पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर कृष्णा है, इसके साउथ में जितना भी मुगल टेरिटरी है, ये चला जाता है। इसके गवर्नर कौन बन जाते हैं, ड्यूप्लेक्स, ऑल मुगल टेरिटरी साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। और हैदराबाद में एक छोटा सा फ्रेंच आर्मी को स्टेशन कर देते हैं, छोड़ देते हैं हैदराबाद में, टू प्रोटेक्ट फ्रेंच इंटरेस्ट इन द एरिया। इस जनरल गवर्नर का नाम होता है बस्सी। तो बस्सी नामक आदमी जो फ्रेंच का है जनरल, ये रहेगा हैदराबाद में स्टेशन रहेगा, और वहां पे जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी फ्रेंच वाले लोग हैं, उनका देखभाल सब कुछ बस्सी के हाथ में है, बस्सी के देखरेख में रहता है। लेकिन एक और ट्विस्ट रहता है कि चंदा साहिब जो तुम्हारे आए हुए रहते हैं कार्नेटिक में और अनवरुद्दीन को मार दिए होते हैं, तो मोहम्मद अली जो बेटा था तुम्हारा अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, तो ये क्लेम कर रहा होता है कार्नेटिक के ऊपर। बोलता है कि मेरे पिता का था कार्नेटिक, आप उन्हें मार के आए, तो मेरा सबसे पहला हक बनता है कार्नेटिक का गद्दी पे। तो उस चंदा साहिब जो था, ये मोहम्मद अली के पीछे था। अब मोहम्मद अली को पता था कि ये चंदा साहिब को हरा नहीं सकता, क्योंकि चंदा साहिब के पीछे फ्रेंच है, ये इनसे भाग रहा था। बट इंग्लिश भी मोहम्मद अली के सपोर्ट में यहाँ पे थे। लेकिन अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि फ्रेंच जो है वो ज्यादा असर्टिव है देन द इंग्लिश। तो मोहम्मद अली एक बार छिप रहा था चंदा साहिब से इन द फोर्ट ऑफ त्रिचिनापोली, केरला में है त्रिचिनापोली में छिपा हुआ था। चंदा साहिब को ये बात पता था, और चंदा साहिब ने क्या किया, इस किला को ही डिसीज कर लिया, मतलब घेराबंदी डाल के बैठ गया, ये अब कहाँ जाओगे निकल के। इस वक्त अब इंग्लिश को सूझा कि क्यों ना मदद किया जाए मोहम्मद अली का, और फिर से चंदा साहिब को सपोर्ट करने फ्रेंच आएंगे, और सामने में फिर से इंग्लिश और फ्रेंच आ जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जब फोर्ट को डिसीज किए हुए होते हैं चंदा साहिब, उस वक्त जो इंग्लिश के तरफ से एजेंट होता है,
इंग्लिश कंपनी की तरफ से जो एजेंट होता है वो होता है रॉबर्ट क्लाइव। वो सजेस्ट करता है कि हम लोग को मोहम्मद अली को बचाने नहीं जाना चाहिए, उसके बदले हमें अपना अटैक जो है वो डाइवर्स करना चाहिए। क्लाइव ने सजेस्ट किया कि देखो, चंदा साहिब जो है उसका कार्नेटिक एक स्टेट है और उसका एक कैपिटल आर्कॉट है, बट चंदा साहिब अभी मोहम्मद अली के पीछे केरला गए हुए हैं और वहां फोर्ट को घेराबंदी डाल के बैठे हुए हैं। तो अगर इंग्लिश यहाँ पे जाएगी लड़ने तो चंदा साहिब से भी लड़ो, साइड से फ्रेंच आ जाएंगे उनसे भी लड़ो, तो इंग्लिश को काफी नुकसान होगा और ये किला से भी बाहर आके लड़ने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इंग्लिश ने बोला कि चुपचाप चलो कार्नेटिक, और ये जो आर्कोट है जो चंदा साहिब का कैपिटल है इसी को कैप्चर कर लो, और यहाँ पे अभी तो फोर्स होगा नहीं क्योंकि सारा फोर्स तो केरला गया हुआ है। तो ये था प्लान रॉबर्ट क्लाइव का, और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, आर्कोट पे अटैक कर देता है, दैट इज कैपिटल ऑफ कार्नेटिक, ताकि चंदा साहिब डाइवर्ट हो जाए त्रिचिनापोली से। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव मात्र 210 आदमी के साथ, मात्र 210 आदमी के साथ आर्कोट पे कैप्चर कर लिया वो। और जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि चंदा साहिब जो है वापस त्रिचिनापोली से आर्कोट की तरफ आए, और वैसा ही हुआ। पूरा का पूरा फोर्स 4000 मैन लेके वो दौड़ पड़ता है आर्कोट की तरफ। ये जो सीज हुआ रहता है यहाँ पे, यहाँ 53 डेज तक घेराबंदी एक्चुअली डाले हुए रहता है, उसके बाद यहाँ से चला जाता है तुम्हारा चंदा साहिब आर्कोट की तरफ अपना कैपिटल को बचाने। जब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो त्रिचिनापोली वाला जगह यहाँ से चंदा साहिब तुम्हारा चले जाते हैं आर्कट की तरफ, तब मैसूर, तंजौर और मराठा यहाँ से चंदा साहिब गए आर्कट बचाने। लेकिन साइड में हमें पता है मराठास उराठास भी छोटे छोटे स्टेट है कार्नेटिक के। तो एक चीफ थे मराठास के, मुरारी राव, तंजौर, मैसूर, ये सब आ जाते हैं त्रिचिनापोली को हेल्प करने, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो बचे कुचे फोर्सेस थे चंदा साहिब के, उन्हें एलिमिनेट करते हैं और यहाँ से निकाल लेते हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बच गए, बट बहुत देर तक सीज करने के बाद आर्कोट को रॉबर्ट क्लाइव होल्ड किए हुए रहते हैं और बहुत मुश्किल से चंदा साहिब एक्चुअली अपना वापस कैप्चर कर पाते हैं आर्कोट। So Chanda Sahib and the French were then forced to surrender in 1752. तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि रॉबर्ट क्लाइव काफी बढ़िया से सीज किए हुए हैं आर्कोट वाला इलाका को, और ये लोग जीत नहीं पा रहे हैं इस आर्कोट को क्योंकि वो किला के अंदर है, वो लोग ज्यादा सेफ है अंदर में। वो लोग खुद बनाया था किला, खुद नहीं तोड़ पा रहे हैं किला को, और वहां पे रॉबर्ट क्लाइव बैठा हुआ है। तो जो चंदा साहिब और फ्रेंच था ये लोग हार मान जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं 1752। उसके बाद जो मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली जो वापस कार्नेटिक का ये बन जाता है, मोहम्मद अली वापस कर्नाटक का गवर्नर बन जाता है और वो एग्जीक्यूट कर देता है चंदा साहिब को। फ्रेंच फेल्ड टू इंटरफेयर, इसमें फ्रेंच इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं और चंदा साहिब इज डेड। मोहम्मद अली बिकम्स द न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटक। अब ये सब जो युद्ध हो रहा था, जो फ्रेंच के अथॉरिटीज थे जो फ्रांस में बैठे हुए थे वो काफी एनॉयड थे, खुश नहीं थे। क्यों? इस वॉर से काफी फाइनेंशियल लॉस हो रहा था और बोलते हैं वो लोग कि ये सब का कारण कौन है, ड्यूप्लेक्स है, इसलिए ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लो। और 1754 में ड्यूप्लेक्स को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है। ड्यूप्लेक्स के जगह नए गवर्नर गोदेहू जाते हैं इंडिया। अब गोदेहू इंडिया में गवर्नर बनते साथ पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन अपनाता है, लड़ाई पिट नहीं करना है, नेगोशिएट करना है इंग्लिश के साथ। और नेगोशिएट करके एक ट्रीटी कंक्लूड करते हैं, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1754। इस ट्रीटी में क्या होता है, जो फ्रेंच टेरिटरीज होते हैं और जो कैप्टिव्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है बाय द इंग्लिश कि भाई जो टेरिटरी कैप्चर हुआ है और जो लोग बंदी बनाए सबको छोड़ो। प्लस बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों एग्री करते हैं कि अब कान पकड़ते हैं, हम लोग कभी भी यहाँ के इंटरनल मैटर्स में हम लोग
दखलंदाजी नहीं करेंगे। इस बात से ये साबित हो जाता है कि जो इंडियन अथॉरिटी है उनका अब जरूरत नहीं था तुम्हारा ना ही फ्रेंच को ना ही इंग्लिश को। दे वर नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर यूरोपियन सक्सेस। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही देखने को मिलता है कि जो इंडिया के अथॉरिटीज थे, इंडिया के रूलर्स थे, वही उल्टा डिपेंडेंट हो रहे थे यूरोपियन से कि वो लोग आएंगे मदद करेंगे। यहाँ उल्टा हो गया। फ्रेंच और इंग्लिश सोच रहे थे कि हमें अगर राज करना है भारत पे तो हमें सपोर्ट चाहिए होगा लोकल रूलर्स का। लेकिन इस सेकेंड कार्नेटिक वॉर ने ये दिखा दिया कि ये लोग इसके ऊपर इंडिपेंडेंट बिना हुए हुए भी इंडिया के ऊपर रूल कर सकते हैं। उल्टा ये सारे राज्य इनके यूरोपियंस के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फूट था और फूट डाल के राज करना यूरोपियंस की आदत थी। तो इस तरह सेकेंड कार्नेटिक वॉर कंक्लूड होता है और हम लोग बढ़ते हैं आगे थर्ड कार्नेटिक वॉर की तरफ। तो जो थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है दैट वाज बिटवीन 1758 टू 1763 के बीच में। सो इन यूरोप जब ऑस्ट्रेलिया वांटेड टू रिकवर साइलेसिया, एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया इसको रिकवर करना चाहता था 1756 में, तो यहाँ पे 7 इयर्स वॉर हो रहा होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और दोनों ऑपोजिट साइड में एज यूजुअल चले जाते हैं। 1758 के अराउंड फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट डी लैली कुछ इंग्लिश फोर्ट्स ऑफ सेंट डेविड एंड विजयनगरम को कैप्चर कर लेते हैं। काउंट डी लैली साहब फ्रेंच के आते हैं आर्मी मैन और कैप्चर क्या कर लेते हैं? फोर्ट सेंट डेविड इंग्लिश का और विजयनगरम का। अब इंग्लिश ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से और उसके बाद अटैक करते हैं फ्रेंच फ्लीट पे और बाकी सब जगह पे, जिसके कारण फ्रांस को फिर बहुत ज्यादा लॉस होता है। एट मसूलीपट्टनम एडमायरल डी एक् नाम के व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश अटैक करते हैं फ्रेंच और काफी लॉस पहुंचा। बट द थर्ड कार्नेटिक वॉर इज रिमेम्बर्ड फॉर द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल। देखते हैं क्या होता है इस बैटल। सो इन 1760 नियर तमिलनाडु, ये जो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश होता है, वॉन्डी वॉश नाम का जगह है तमिलनाडु में, वहीं पे होता है। एक जनरल थे, इंग्लिश जनरल, जनरल आयर कूट, जनरल आयर कूट, ये इंग्लिश के थे। तो ये जो जनरल साहब हैं, ये बुरी तरह फ्रेंच आर्मी को हराते हैं, जो कि लीड कर रहे होते हैं काउंट डी लैली ही। और याद करो, एक बस्सी नामक व्यक्ति जिसको हैदराबाद में स्टेशन किया जाता है, उसे एज ए प्रिजनर ले जाते हैं अपने साथ इंग्लैंड। सो पौंडीचेरी वाज एक्चुअली डिफेंडेड बाय लैली फॉर 8 months बिफोर ही सरेंडर्ड इन 1760। बस्सी को तो ले गए, लेकिन पौंडीचेरी अगले 8 महीना तक लैली उसको, काउंट डी लैली जो है, होल्ड किए होते हैं, बट 1760 में फाइनली सरेंडर कर देता है काउंट डी लैली। प्लस बहुत सारे टेरिटरीज भी इंग्लिश ले लेते हैं फ्रेंच से, जैसे कि जिंजी, माहे, ये सब जगह। और इस तरह जो फ्रेंच पावर है भारत में, वो अपने सबसे निचले स्थल पे होता है। लैली वाज आल्सो टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर एट लंदन। लैली को भी ले लिया जाता है एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, बट लैली को फ्रांस वापस कर देता है तुम्हारा, वाज रिटर्न टू फ्रांस, फ्रांस को वापस कर दिया गया है बाय द इंग्लिश। जहां पे फ्रांस ये सारा चीज का जिम्मेदारी, जो हार हुआ, जो बेइज्जती हुई फ्रांस की, लाली के ऊपर थोप देता है और उसे एग्जीक्यूट कर देता है 1766 में, उसके मार देता है फ्रांस। सो अगर सिग्निफिकेंस का बात करें फॉर बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, इसमें हमने देखा कि किस तरह इंग्लिश और फ्रेंच लड़ते हैं और डिसाइडिंग होता है कि अब इंग्लिश ही है इंडिया में बचे हुए एंड नो अदर यूरोपियन कंट्रीज इज लेफ्ट इन इंडिया टू रूल इंडिया। तो इंडियन सिपॉइज यहाँ पे जो थे, जो इस वॉर में लड़ रहे थे, खुद इंडिया के लोग भी, तो इंडिया के लोग तो दोनों साइड से लड़ रहे थे, कुछ इंग्लिश के साइड से भी लड़ रहे थे इंडियंस और कुछ
फ्रेंच के साइड से भी लड़ रहे थे। तो दोनों में से कोई भी साइड जीते, उसे क्या फर्क पड़ता है इंडियंस को? तो इससे ये पता चल जाता है कि इंडिया अब यूरोपियंस के हाथ में गिर चुका था और इसे अब कोई भी नहीं रोक सकता। इट वॉज इनएविटेबल about the fall of India into the hands of European invaders. क्यों? क्योंकि there was lack of sensitivity among the rulers of India. उनके पास सेंस नाम का चीज नहीं था। उन्हें जियोपॉलिटिक्स यानी ज्योग्राफी बेस्ड पॉलिटिक्स पे उन्हें कोई करंट अफेयर्स पता नहीं था उस दिन का, उस समय क्या चल रहा है। प्लस वो लोग दूर का नहीं सोचते थे इंडियन रूलर्स, लैक ऑफ फोरसाइट ऑन पार्ट ऑफ नेटिव रूलर्स। ये लोग बस प्रेजेंट का सोचते कि प्रेजेंट में हम अपने दुश्मन को कैसे हराएं। फ्यूचर का नहीं सोचते थे कि अगर उसको हरा दे, एक साथ ले ले, तो इनको बाहर फेंक सकते हैं और साथ में रूल कर सकते हैं। ये चीज नहीं सोचा। तो दिस वाज वन ऑफ द कॉज की यूरोपियंस जो है सक्सीड करते हैं इंडिया में, स्पेशली इंग्लिश। तो यहाँ पे देखने को मिला हम लोग को अभी तक कि पोर्चुगीज चले गए, एलिमिनेट हो गए, डच एलिमिनेट हो चुके हैं, फिर तुम्हारा इंग्लिश यहाँ पे रहते हैं, डेन्स यानी डेनमार्क वाले चले जाते हैं और बाकी लास्ट में फ्रांस भी चला गया। बचा कौन? इंग्लिश टू रूल। इस तरह इंग्लिश अपना पकड़ जमाते हैं भारत में। देखते हैं कि फ्रेंच जो यहाँ पे हारा उसका और सब क्या कॉजेस था। व्हाट वर द मेन कॉजेस ऑफ फ्रेंच? सबसे पहला बात कि अगर कोई डिसीजन लेना होता था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हाँ तोप खरीदना है, हमें ये लड़ाई के लिए चाहिए, हमें एक गवर्नर चाहिए, हमें इतना ट्रूप्स चाहिए, तो ये सब चीज के लिए उसे वापस फ्रांस जाना होता था, एक संदेश भेजना होता था, वहीं से कंट्रोल होता था सब कुछ। और यहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट जो है सब मिल बैठ के डिसाइड करती थी करना क्या है। तो इससे क्या होता था, जो प्रोसेस है कुछ भी का वो डिले हो जा रहा था। वहीं इंग्लिश कंपनी जो थी ये प्राइवेट कंपनी थी और ये लोग डिसीजन फास्ट ले रहे थे देन फ्रेंच कंपनी, तो डिले हो रहा था डिसीजन मेकिंग में। ये पहला कॉज था। दूसरा, जो इंग्लिश की नेवी थी वो काफी सुपीरियर थी और फ्रेंच जो इंडिया में थे और फ्रांस, उन दोनों के बीच का जो सी लिंक, सपोज दिस इज इंडिया, दिस वाज हियर फ्रांस, तो ये जो सी है बीच में, यहाँ पे अपना शिप्स लगा दिए थे ताकि कोई कनेक्शन रहे नहीं इन फ्रेंच में और इस फ्रांस में। कनेक्शन रहेगा नहीं तो कोई सपोर्ट आएगा नहीं और वो लोग आसानी से जीत सकते हैं। तो ऐसा काम किया गया था बाय द इंग्लिश नेवी। वहीं देखने को मिलता है कि इंडिया में फ्रेंच का जो बेस था वो इंपॉर्टेंट बेस में सबसे इंपॉर्टेंट पौंडीचेरी ही था, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट बेस ये लोग रखे थे। वहीं इंग्लिश का हम लोग देखे थे पिछले क्लास में भी कि 3 इंपॉर्टेंट बेस वो लोग अभी तक बना चुके होते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो सप्लाई का तो तीनों जगह से आ सकता है, बट अगर सप्लाई पौंडीचेरी से कट गया तो फ्रेंच के पास कुछ पहुंचेगा ही नहीं। यहाँ पे भी फ्रेंच की गलती थी कि उन्हें और ज्यादा बेस बनाना चाहिए था अपना। नेक्स्ट, फोर्थ, फ्रेंच सबऑर्डिनेटेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट। अब देखो दोनों आए थे ट्रेड के लिए ही, ब्रिटिशर्स भी और फ्रेंच भी, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच बोथ केम इंडिया फॉर ट्रेड। लेकिन हमने ड्यूप्लेक्स के समय देखा कि वो बनाना चाहते थे फ्रेंच को पावर इंडिया में रादर देन देयर कमर्शियल इंटरेस्ट। मतलब अपना बिजनेस को मारो गोली और क्या बन जाओ, इंपीरियलिस्ट बन जाओ, राज करो पावर लेके। तो इसके कारण क्या हुआ, जब वो बिजनेस पे कम ध्यान देने लगे तो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आने लगा, और बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो ये जो फ्रांस वाले लोग हैं इनके पास पैसे नहीं होंगे वॉर लड़ने के लिए। तो फ्रेंच यहाँ पे क्या किया, अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट को झुका देते हैं और टेरिटोरियल एम्बिशन को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण फ्रेंच कंपनी के पास फंड्स नहीं होते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। सो ए मेजर फैक्टर फॉर इंग्लिश सक्सेस, अगर मेजर फैक्टर का बात करें कि इंग्लिश जीत गए और फ्रेंच हार गए, वो था सुपीरियरिटी ऑफ द कमांडर्स इन ब्रिटिश कंपनी। अब ब्रिटिश का कंपनी के अंदर जो कमांडर्स थे, वो कमांडर्स जो थे वो काफी सुपीरियर थे, काफी वेल ट्रेन्ड एंड ऑल, ये सब थे, काफी सुपीरियर थे और बहुत सारे थे। ये नहीं कि सिर्फ एक ही कमांडर है जो कि अच्छा है,
नेक्स्ट कमांडर आया वो भी शानदार है, तीसरा कमांडर आया वो भी काफी शानदार है, ऐसा बहुत सारे कमांडर, लाइन ऑफ कमांडर थे। बट फ्रेंच में हमें देखने को मिला सिर्फ डुप्लेक्स ही एक पावरफुल और एक एसर्टिव कमांडर साबित होता है, और बाकी कोई नहीं। तो लैक ऑफ कह सकते हैं लीडरशिप भी था तुम्हारा फ्रेंच के साइड। बट अभी तक हम लोग देखें कि सबको हरा के इंग्लिश ने सक्सेस किया। तो अगर हम अपने चैप्टर को समराइज करें कि कौन कौन सा कॉजेस था पोर्चुगीज में, डच में, डेन्स में, फ्रांस में, जिसके कारण सक्सीड किया तुम्हारा इंग्लिश और बाकी यूरोपियन पावर्स को एलिमिनेट कर दिया, तो कुछ तो खूबी होगा इंग्लिश में। तो वही खूबियां ही इंग्लिश को जितवाती है इंडिया में रूल करने के लिए। कौन कौन सा खूबी था देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रांस वाला जो था गवर्नमेंट का था तुम्हारा फ्रांस का, और सारा परमिशन वहीं से लेना होता था। वहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसे उतना परमिशन वगैरह का जरूरत नहीं था, वो लोग क्विक डिसीजन ले रहे थे। तो ये नेचर बहुत मदद करता है इंग्लिश को सक्सीड करने में देन अदर यूरोपियन पावर्स। फिर नवल सुपीरियरिटी का अगर बात किया जाए तो रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन काफी पावरफुल यहाँ पे था देन द अदर यूरोपियन पावर्स। प्लस सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो इंग्लैंड में आता है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण जो है बहुत कुछ डेवलप हो सकता था, टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो बहुत कुछ, जिसके कारण जो ब्रिटिश अपना हेजेमोनी, अपना वर्चस्व वो बनाए रखता है, जैसे कि आज अमेरिका बनाए हुए है हेजेमोनी वर्ल्ड में, एंड चाइना इज ट्राइंग टू मेक इट्स हेजेमोनी इन द वर्ल्ड। वहीं चौथा में देखेंगे मिलिट्री स्किल्स, ट्रेनिंग इन वॉरफेयर टेक्निक्स, स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी ज्यादा अच्छा था तुम्हारा इंग्लिश के पास, ब्रिटेन के पास। पांचवा रीजन ये है कि जो ब्रिटेन की सरकार थी वो स्टेबल थी। मान लो ये अदर यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस का मान लो, और एक इंग्लिश है, दोनों में कोई ना कोई सरकार होगी। तो यहाँ पे जो इंग्लिश का जो सरकार है, समझ लो ये 10 साल तक एक ही सरकार रहती है। वहीं फ्रांस में देखने को मिलेगा कि 10 साल में मान लो 3 सरकार आती है, इसका 10 साल में एक सरकार, या इसका 10 साल में 3 सरकार है फ्रांस। तो वॉर चल रहा है, तो हो सके ये जो एक यहाँ पे आदमी रूल कर रहा है, पार्टी एक ही है 10 साल से, तो इसका जो पॉलिसी होगा फॉर वॉर वो कांस्टेंट होगा, वो जल्दी चेंज नहीं होगा। डिसीजन अगर फास्ट लेगा तो फास्ट लेगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि पहला वाला जो गवर्नमेंट हो वो कुछ और पॉलिसी अपनाता हो, कुछ और स्ट्रेटेजी अपनाता हो, दूसरा आके कुछ और अपनाएगा, तीसरा आके कुछ और अपनाएगा। तो इस तरह वॉर तो नहीं जीता जाएगा कि अलग अलग गवर्नमेंट तुरंत तुरंत आ रही है और चेंज कर रही है। सो स्टेबल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन ऑल्सो हेल्प देम टू सक्सीड इन इंडिया। प्लस हमें देखने को मिला है कि पोर्चुगीज, डच, ये लोग जितना आए थे, इनका किसी का भी इंटरेस्ट जो है तुम्हारा पूरी तरह से ट्रेड पे नहीं था। आधे लोग तो आए थे क्यों, रिलीजन कन्वर्जन करना था उनको और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना था। और इस चीज से जो इंडियंस थे वो खुश नहीं थे, उनके धर्म पे प्रभाव वो नहीं चाहते थे कुछ पड़े बाय यूरोपियंस। तो पोर्चुगीज, डच, ये लोग क्या कर रहे थे, धर्म परिवर्तन पे लगे हुए थे इंडियंस। बट जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिश वाले लोग थे, वो उतना इंटरेस्टेड नहीं थे धर्म परिवर्तन। भाई जैसे इंडियंस रह रहे रहने दो, हमें तो कॉमर्शियल इंटरेस्ट पे आना है। तो इंडियंस जो है वो काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल थे किसके तरफ, इंग्लिश के तरफ। क्यों, क्योंकि धर्म पे ये उतना कुछ हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, वहीं बाकी लोग हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ऑब्वियसली नेचुरल हो जाता है कि कुछ इंडियन रूलर्स भी ज्यादा इंग्लिश को ही सपोर्ट कर रहे थे और लोकल पीपल। नेक्स्ट इज सातवां अगर कॉज देखें, दैट वाज यूज ऑफ डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब क्या है, टू फंड इट्स वॉर्स, वॉर में लड़ाई करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो पैसा आएगा कहाँ से? हमने देखा कि जो कंपनी थी फ्रांस की और इंग्लिश की, तो फ्रांस की कंपनी तो ऑब्वियसली सरकारी कंपनी थी और ऊपर से कनेक्शन भी नहीं था, तो उन्हें उतना फंड भी नहीं आ रहा था, प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे थे वो लोग। तो इस वक्त क्या होता है, ब्रिटेन में फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड बनता है, जैसे कि आज आरबीआई है इंडिया के लिए, उसी तरह सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसको स्टैब्लिश किया जाता है ताकि गवर्नमेंट जो है अपना डेट टू मनी मार्केट रिलीज कर सके,
पैसा कलेक्ट कर सके और वॉर में उसे यूज करके ब्रिटेन जीत सके, बाद में जीतने के बाद जो भी मिले उसे एज ए इंटरेस्ट पे कर सके। देखो समझाते हैं यहाँ क्या होता है। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। ये अपने लोगों को बोली एक पेपर इश्यू करके कि ये पेपर खरीद लो, सब लोग 10-10 रुपया में ये पेपर खरीद लो हमसे। तो सारे लोग क्या करेंगे, ये 10, 20, 30, 40, 50, सपोज 50 रुपया कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिए। गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि हम वॉर जो लड़ रहे हैं तुम्हारा फ्रेंच के साथ एंड ऑल दैट, ये जीतने के बाद इस 50 रुपया पे हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे। दिस इज नोन एज गवर्नमेंट डेट या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर देती। तो इस तरह क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास ब्रिटेन के बहुत पैसा आ गया और वो वॉर्स में इन्वेस्ट कर रही थी बहुत जोरों शोर से, और बाकी कंट्रीज ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो इससे क्या होता है कि काफी एडवांसमेंट, पैसा रहता है तो बहुत सारा आर्म्स एम्यूनेशन ये लोग खरीद के राइवल कंट्रीज को डिफीट कर देते थे ब्रिटेन, और जो भी वहां से कलेक्ट होता था उस कंट्री से आता था एज ए इंटरेस्ट अपने पीपल को ब्रिटेन दे देती थी। इस तरह वॉर फंडेड होता था। और अब हम लोग को क्लियर हो गया है यहाँ पे कि इंडिया में कौन राज करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड, बाय एलिमिनेटिंग ऑल द यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश ने किस तरह मुगल्स को एलिमिनेट किया। एक्चुअली मुगल्स ने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया और डिक्लाइन हो गई। ये कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, और किस तरह इंग्लिश मुगल्स के ऊपर भी जीत पाके पहुंच जाते हैं इंडिया पे रूल करने। राइट, तो अगर कोई डाउट हो किसी को, दे कैन कमेंट मी, मतलब कमेंट कर दो। और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर ठीक है, कंटिन्यू करो हमारे क्लास के साथ। तो वी विल मीट टुमारो विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू lecture. So thank you for today.